नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों के बाद अब निकाय चुनावों की बारी आ गई है और इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अभी से तैयार नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। कल ही आपने देखा कि किस तरह से पार्टी के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा संगठन मंत्री सहित तमाम जो संगठन के नेता हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा कल शाम को ही मुख्यमंत्री आवास पर भी एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भी जो तमाम निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। और अब 12 से 18 दिसंबर तक जिला स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बैठकें करने जा रही है। यानी कि निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो तैयार नजर आ रही है। कमर कस चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को भी निकाय चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो रैलियां हैं, जो रोड शो हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ इस निकाय चुनाव के लिए करने वाले हैं। तमाम नगर निगमों में, तमाम शहरों में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो इस नगर निकाय चुनाव को लेकर कितनी जो तमाम कहा जाए कि जो राजनीतिक दल हैं वो कितना तैयार हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र में इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के स्तर पर इन चुनावों की तैयारी हम लोगों ने की है। अब आरक्षण फाइनल होने के बाद, अधिसूचना जारी होने के बाद हमने अलग अलग स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी, चयन समिति बना दी हैं। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में जाएगी और मुझे विश्वास है कि हम लोगों ने जो काम किए हैं, हमारी सरकारों ने और हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हम निश्चित रूप से इस चुनाव में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। क्या तैयारी करेंगे? मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा डेंगू वही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। इन्होंने नालियां क्यों नहीं साफ की? इन्होंने कूड़ा क्यों नहीं हटाया? और स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों खरबों रुपया पैसा खर्च कर दिया हो। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जानवर बहुत हैं, आप किसी शहर में चले जाओ, डिवाइडर पे अगर सांड बाबा न दिखाई दे तो बता देना हमें। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक तरफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने जो काम किए हैं उनके दम पर हम जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे। तो वहीं पर अखिलेश यादव को भी आपने सुना कि किसी तरह के कोई काम जो है नहीं कराए गए हैं और इसी वजह से डेंगू के जो तमाम मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। इसके अलावा हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी राघवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। बाकी के मेहमान भी आपके हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले राघवेंद्र सिंह जी आपसे, किस तरह की तैयारियां जो है वो चल रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, अखिलेश यादव जी को आपने सुना कि जहां पर आपके मेयर हैं वहां पर सबसे ज्यादा गंदगी है क्योंकि काम आपने नहीं किया है। और दूसरी तरफ आपके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने काम किया है और उसी के दम पर हम जाएंगे, जनता से वोट की अपील करेंगे। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, क्योंकि लगातार बैठकों का जो दौर है वो तो चल ही रहा है, लेकिन काम जो है वो सबसे बड़ा एक कहा जाए कि सवाल है कि काम आखिर क्या कुछ किया है। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि कोई काम नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए शांतनु जी, विपक्ष का तो काम है कहना जी, भाई कुछ तो लोग कहेंगे। शांतनु जी, एक बात बता दें, जब युद्ध होता है जो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तलवार में धार देने में लगाता है वही युद्ध जीतता है। शांतनु जी, आज से 6 महीने पहले से हम लोग नगर निगम चुनाव में पूरी तरीके से सक्रिय हैं। हम लोगों ने क्षेत्रवार प्रभारी बनाए, सह प्रभारी बनाए, संयोजक बनाए, सह संयोजक बनाए। हमारे यहाँ बैठकों का दौर जो है, ऑनलाइन बैठकें चल रही हैं, हम लोग कमेटियां बना चुके हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, हम लोग जो है इस चुनाव का लगभग 90% काम पूरा कर चुके हैं। हम लोगों ने अपने बूथ कमेटी को भी ओवरहालिंग कर ली है और पन्ना प्रमुख जो हमारी मेरुदंड है उनको हम लोगों ने पूरी तरीके से सक्रिय कर लिया है।
जी। पन्ना प्रमुख की कमेटी भी तैयार है। हम लोग ईमानदारी से चुनाव क्षेत्र में जाने वाले हैं और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, उसकी लोकप्रियता समाज में कितनी है, उनकी बात कितने लोग सुनते हैं वो जाने। अब जो महीने 2 महीने में नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में जीतने भी जा रही है। ठीक है मनोज जी, देखिए किस तरह से आप तो मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। देखिए वो कह रहे हैं कि हम 6 महीने पहले से तैयार हैं और पन्ना प्रमुख भी उन्होंने बना दिए हैं। सांगठनिक स्तर पर अगर देखा जाए तो काफ़ी डीपली जो है वो भारतीय जनता पार्टी तैयारी करते हुए नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी की किस तरह की तैयारी है निकाय चुनाव को लेकर मनोज जी? देखिए बीजेपी चुनाव और चुनावी प्रक्रिया के लिए जानी जाती है, इसमें अब किसी तरीके का कोई शक शुबहा नहीं रह गया। हमारे जैसा और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात को भली बात समझ चुका है। लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कौन सी गलत कही? शांतनु जी आप बताइए, क्या डेंगू चरम सीमा पे नहीं फैल रहा है क्या? चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, जौनपुर हो, गोरखपुर हो, इलाहाबाद, प्रयागराज हो, बनारस हो, मेरठ हो, कहीं भी पूरा उठा के देख लीजिए कितनी मौतें हो रही हैं। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? मेयर की। मेयर कर क्या रहा? अगर डेंगू, योगी जी ने कहा कि गोरखपुर में हम वो जापानी बुखार से मरने वालों की सारे आंकड़ों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, तो काम किया तभी तो हुआ होगा ना। ऐसे तो हो नहीं हो गया कि कोई मंत्र मार दिया होगा कि ओम नमः शिवाय और जापानी बुखार छू हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। उन्होंने काम किया होगा गोरखपुर में, तभी उसके इस साल आंकड़े भी नहीं आए कि जापानी बुखार से इतने बच्चों की मौत हो गई। लेकिन अगर डेंगू से मर रहे हैं तो डेंगू से मरने में विपक्ष की कोई साजिश तो हो नहीं सकती। स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, समझदार इंसान बीजेपी का जो भी टीवी चैनल में है वो तुरंत इस बात को समझ जाएगा कि डेंगू एक महामारी बीमारी है जो मच्छरों से होती है, और मच्छर तब मरते हैं जब आपका मेयर, आपके पूरे सिस्टम, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में काम होता है। और अगर उसमें भी असफलता रह गई है तो जो अस्पतालों में व्यवस्था सरकार को देनी है वो कैसे सरकार दे रही? तो जो ये मौतें हो रही हैं डेंगू से, जो पेपरों में खबरें आ रही हैं, वो विपक्ष की साजिश नहीं है और ना विपक्ष कोई षड्यंत्र कर रहा है। ये आप जो दिखा रहे हो वही विपक्ष देख रहा है। और आपने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, अरे विपक्ष का काम कहना ही तो है भाई। आपसे सवाल ही तो पूछ रहा है। घंटा बजाने जैसी कोई जिम्मेदारी भी नहीं विपक्ष के, न संवैधानिक ढांचे में न लोकतांत्रिक ढांचे में। हमारा काम ही है सरकार से सवाल पूछना। उसको अनर्गल प्रलाप करते हुए आप अगर बता रहे हैं तो मुझे शर्म आ रही है कि मैं कैसे लोगों के साथ डिबेट कर रहा हूं, जो जनता की आंख में दिन में लाल मिर्च का पाउडर झोंक के अपने आप को अपनी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी बात बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अगर आप 6 महीने से चुनावी प्रक्रिया कर रहे हैं तो इस बार के चुनाव लेट क्यों हैं? अब तक तो पिछली 5 साल पहले चुनाव के रिजल्ट आ गए थे और उसमें भी 10-12 दिन से ज्यादा हो गया था, शायद पहली तारीख को परिणाम आ गए थे। तो बीजेपी की ये तेजी कितनी तेज है कि आप नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे। इसके बाद आप आइए आरक्षण पे। आपका साहब आरक्षण कहां है? किस तरीके से आरक्षण आपने दिया? नए वार्ड लखनऊ में बढ़े, 11-11, 12-12 कई सारे वार्ड बढ़ गए। आपने सारे आरक्षित कर दिए। किस आधार पे आरक्षित कर दिए? आपने तुरंत सर्वे कराया, सारी सर्वे में सीटें आई कि ये बैकवर्ड बाहुल्य क्षेत्र है, आपने सारों को रिजर्व कर दिया। क्यों कर दिया? कौन सा पैमाना आरक्षण का आपने लगाया? पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार, चाहे वो मेयर हो चाहे मुख्यमंत्री हो, ये सिर्फ एक चीज के लिए जाने जाते हैं, कैसे साम दाम दंड भेद बना के चुनाव को अपने पक्ष में करना। सिर्फ और सिर्फ इतने के ये महारथी हैं। जनता के बीच में चुनाव, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे शांतनु जी, पन्ना प्रमुख, ये प्रमुख, वो प्रमुख। मैनपुरी में नहीं बना पाए थे क्या? खतौली में नहीं बना पाए थे क्या जी? और जब नहीं बना पाए थे तभी चारों खाने चाहिए। ठीक है राघवेंद्र जी देखिए, आप लगातार कहा जाए कि जिस तरह के आरोप जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए, कहा जा रहा है कि देखिए आंकड़े तो हमने नहीं बदल दिए, मनोज जी कह रहे हैं। आंकड़े जो है वो ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर डेंगू के जो मरीज हैं, इस बार हमने देखा भी कि किस तरह से मरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आए हैं, और इसी वजह से अखिलेश यादव जी जो है वो भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर है उन्होंने काम नहीं किया, और इस वजह से डेंगू के भी तमाम मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। नहीं, देखिए सुधार की गुंजाइश संतुलन की हमेशा रहती है जी। हम लोग जितने भी नगर निगम है, नगर निकाय हैं, वहां ईमानदारी से डेंगू के क्षेत्र में काम हुआ है और बड़े पैमाने पर उसमें गिरावट आई है। देखिए
लगातार फॉगिंग, जैसे मैं कानपुर में हूँ, कानपुर में लगभग रोज फॉगिंग होती है। हमारे अस्पताल में व्यवस्थित रूप से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने 4 गुना अस्पताल बढ़ाने के काम किए हैं। हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया है। रही बात इनकी, मैं इसी चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, 30 सालों की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की नगर निकाय क्षेत्र में क्या स्थिति है? हम लोग तो आज की तारीख में 17 में से 15 नगर निगम में हमारे महापौर हैं। हम लोग आधे से ज्यादा पार्षद है उत्तर प्रदेश में। हम लोग हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हर क्षेत्र में काम करते हैं। ये लोग अगर रचनात्मक विरोध करें तो समझ में आता है, वही रटी रटाई भाषा, वही घूम फिर कर उसी पर आ जाना है। अरे बताइए, संगठनात्मक चर्चा हो रही है यार, आपका संगठन कहाँ है? आप लोग सिर्फ विरोध करने के लिए जाने जाते हैं, वो भी उल्टी सीधी बातें करने के लिए। अरे हमारी सरकार जो है हर क्षेत्र में काम कर रही है, मानवर सुशासन और विकास के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। आप बता रहे हैं 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अरे इससे पहले 3 उपचुनाव को तो उसमें क्या स्थिति थी? गोला में तो कोई विपक्ष भी नहीं था। आप कहिए अब हम लोग भी लड़ना बंद कर दें क्या? गोला में तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में चुनाव हुआ था, तब तो आप लोग मुंह की खाई थी। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं मनोज जी से। राघवेंद्र जी, क्या हो गया था भाई? ठीक है राघवेंद्र जी जवाब लेते हैं। मनोज जी देखिए, काम की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले संगठनिक स्तर पर किस तरह की तैयारी चल रही है समाजवादी पार्टी की, वो ये जानना चाह रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो लगातार 6 महीने से काम कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख तक उन्होंने बनाए हैं, मतलब छोटे से छोटे स्तर पर भी काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी में किस तरह की तैयारी चल रही है? क्योंकि उपचुनाव देखिए अभी हुआ है, समाजवादी पार्टी ने अच्छी तैयारी की और अखिलेश यादव खुद जो है वो धरातल पर नजर आए। निकाय चुनाव के लिए क्या उसी तरह की तैयारी जो है वो समाजवादी पार्टी करेगी और उसी तरह की तैयारी दिखेगी? बीजेपी ने फिर बेजा सवाल पूछ लिया। फिर भी पार्टी हमारी, अरे रुको, थोड़ा धैर्य रखो, 1 मिनट। ठीक है राघवेंद्र जी सुन लेते हैं। अरे सब्र करो थोड़ा, सब्र। राघवेंद्र जी, ओहो, ठीक है राघवेंद्र जी सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर होती रहती है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए बेजा मनोज सवाल जी क्या अपनी पूछा, बात भी कुछ कर दिया करिए। आप नहीं, मैं पूरे दर्द है कुछ, उनका दर्द निकाल लीजिए। 2 लाइन कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बात करने लगते हैं। अरे भाई, नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, आपकी क्या भूमिका है? आप विपक्ष के लिए खड़े हो क्या? ठीक है राघवेंद्र जी, चुनाव नहीं लड़ोगे क्या? ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, शादी ठोक के कहता हूं, मैं जवाब ले लेता हूँ, मैं जवाब ले लेता हूँ। लड़ती आपने लड़ने के लिए लड़ते हैं क्या? ठीक है मनोज जी जवाब दीजिए। उनको चुप करा दीजिए। लाभ कर लेंगे, बाहर जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। अरे ठीक है, है राघवेंद्र जी, आ गई आपकी बात, आ गई। ठीक है राघवेंद्र जी सुन लीजिए मनोज जी को सुन लीजिए। बीजेपी ने फिर बेजा सवाल ये पूछ लिया। फिर बेजा सवाल, हम- अरे अपनी बात कहिए। हाँ क्या बेजा सवाल पूछ लिया? मनोज जी क्या पूछा। सवाल पूछ लीजिए, बताइए ना। उन्होंने बेजा सवाल ये पूछा कि हमारा संगठन बना कि नहीं बना, हमारा राजनीतिक दल, हमारी पार्टी, हमारा संगठन, ये हमारी जिम्मेदारी। आपका थोड़ी नहीं जवाबदेही आपसे हमारी है कि हमारा संगठन बना कि नहीं बना, ये आपकी जवाबदेही हमको नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अरे चुप रहिए, बस हो गया, बहुत बोल लिए, थोड़ा कम टाइम बोलिए, ठीक हो गया, समझ गए, मालूम चल गया कितना दिमाग वाले हो, कितना दिमाग से सवाल पूछते हो, मालूम चल गया। मैं नगर निगम के चुनाव पे ही बात करना चाहता हूँ जी। बेजा और इधर उधर की बात नहीं करना चाहता जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी, अरे चुप रहिए भाई, राघवेंद्र जी सुनते हैं ना सर, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं सुन लीजिए। आपको बुरा लग जाएगा अभी, सुन लीजिए राघवेंद्र जी। बोलिए जी। मैं कह रहा हूँ आखिर चुनाव देरी से क्यों हो रहा है, पहला सवाल, और ये हमारा हक है क्योंकि आप सरकार है। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा। मैं पूछता हूं, आरक्षण की, भारतीय जनता पार्टी का काम है क्या? बेसिक की बातें कर रहे हैं, चैनल में बैठ जाते हैं। ये राज्य चुनाव आयोग का काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम। अच्छा, तो मतलब हिमाचल और गुजरात के चुनाव एक साथ होते थे और दोनों में 1 महीने का अंतर हो गया, मतलब चुनाव आयोग इस तरह का चुनाव आयोग हो गया कि जो चुनाव एक साथ 2 स्टेट के होते थे उनको अलग अलग 1-1 महीने के गैप पे करा रहे हो। क्यों? पहले अगर हिमाचल हार जाते वो गुजरात में फुस्त से हवा निकल जाती, इसीलिए चुनाव आयोग अपनी पूरी आजादी से काम कर रहा है। ऐसी बातें टीवी में ना कहा करो, जनता सुनती तो हंसती है आप पे। मैं पूछ रहा हूँ, अरे भाई नगर निगम पे चर्चा करो यार, अजीब आदमी है, तुम पता नहीं कहाँ चले जा रहे हो, कुछ अकल नहीं है क्या? टीवी पे बैठे हो, जनता सुन रही है, नगर निगम का चुनाव है, पिछड़ों का वोट लिया है, पिछड़ों का आरक्षण खाए जा रहे हो। लखनऊ में कितना आरक्षण आपने दिया पिछड़ों को? जनता पूछती है सवाल, भाजपा से पूछती है सवाल, कब जवाब दोगे भैया, कब जवाब दोगे? लखनऊ जनपद में, अन्य जनपदों में पिछड़ों का जो हक था उसको आपने क्यों हकमानी की? लखनऊ में आप शांतनु जी बता दो 17% आरक्षण दिया, बीजेपी ने पिछड़ों को 27% उनका आरक्षण बनता है।
थोड़ा सा तो डरो। लेकिन निर्वाचन आयोग डरोगे लेकिन नहीं। समाजवादी पार्टी ने क्या आपत्तियां दर्ज कराई हैं इसको लेकर, क्योंकि आरक्षण के लिए आपत्तियां भी दर्ज करानी थी। देखिए मैं आपको बताऊं जी। सबसे ज्यादा आपत्तियां बीजेपी के लोगों ने, ये मैं बाय रिकॉर्ड बता रहा हूं, 468 आपत्तियां पड़ी हैं लखनऊ में। उन 468 आपत्तियों में सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने करी, और वहां के लोगों ने करी, उनके कार्यकर्ताओं ने करी कि हम अपना खून पसीना एक कर रहे हैं और आप चुनावी समीकरण में लगे। भाई कार्यकर्ता का चुनाव है, कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सामान्य वर्ग के लोगों को, सबके आरक्षण निर्धारित करने चाहिए थे। लेकिन ये हमारे मोहनलालगंज के सांसद जी हैं, वो अपनी सांसदी बनाने में लगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या, राजनीतिक, मैं दूसरी वाली हत्या की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक हत्या करने पे लगे। चाहे वो बक्सी तालाब की सीट हो, चाहे वो मोहना की सीट हो, चाहे बंथरा की सीट हो, चाहे अन्य तमाम सारी नगर पंचायतों के चुनाव हो। लखनऊ का नगर निगम का चुनाव सामान्य ही रहेगा। अरे भाई दलित को कब लड़ाओगे, पिछड़े को कब रिजर्व दोगे, उसको क्यों नहीं रिजर्व कराते हो? आप सिर्फ वही करते चले जा रहे हो जो आपके माफी का, और आप कह रहे हो हम 365 दिन और 24 घंटे चुनाव में लीन रहते हैं। अरे चुनाव है कोई तपस्या थोड़ी है जो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते चले जा रहे हो। आप पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के लिए कब उनकी व्यवस्था बनाओगे कि फिर कोई सामान्य वर्ग का ही प्रत्याशी दोगे लखनऊ से? ठीक है, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं। आसिफ रिजवी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा नावेद शिको साहब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आसिफ जी आपके पास आता हूं। देखिए निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी का किस तरह से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा किस तरह से लगातार बैठकें चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं मनोज यादव जी, वो भी कह रहे हैं कि हम भी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? आज हमने देखा कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, और जिला मुख्यालय में भी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी की जाएगी। तो एक कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है? आसिफ साहब। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कोने कोने के अंदर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा लेकर जाएगा और वो जा रहा है जी। और मंडल वाइज अलग अलग ये यात्राएं निकल रही हैं। चुनाव की हमारी पूरी ऑलरेडी तैयारी खत्म हो चुकी है, हमारे लोग तैयार हैं जी। हर बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन पे हमारे लोग डिसाइड हो गए हैं और मुझे लगता है सबसे पहले टिकट कांग्रेस पार्टी ही डिक्लेयर करेंगे। लेकिन गंभीर विषय ये भी हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि इलेक्शन आयोग और इलेक्शन कमीशन का काम है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे के अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देती है। तो इस तरह की बातें अगर वो करेगी तो उस पर सवाल हम नहीं खड़े कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा था कि भाई इतने जल्दी 24 घंटे के अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की क्या जरूरत थी, क्या जल्दी थी। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जहां जहां सभासद जो हैं वो अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो वहां जो इलेक्शन बाई इलेक्शन होना चाहिए था, वहां कहीं भी इन्होंने बाई इलेक्शन नहीं कराया। चौक की भारतीय जनता पार्टी के लगातार 7-8 बार के पार्षद रहे, वो खत्म हो गए तो उनकी सीट पे बाई इलेक्शन। लखनऊ में कम से कम 4-5 सीटों पे इन्होंने बाई इलेक्शन नहीं कराया। आप सोचिए कि 3-3 साल से वो सीटें खाली हैं। 3-3 साल से निकाय चुनाव में कोई बाई इलेक्शन नहीं हुआ। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर ये कह के जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, इलेक्शन कमीशन को आप ही अपॉइंट कर रहे हो, भाग जाओगे तो देश की जनता या स्टेट की जनता या नगर निगम का काम कैसे होगा? बात तो ये ना कि आज आप कह दो कि भारतीय जनता पार्टी कहते साहब ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को एडमिट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हाँ यहाँ पर कोई समस्या है। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, कहेगा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं गड्ढा ही नहीं है, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश है। जबकि आप लखनऊ शहर के अंदर 5 किलोमीटर नहीं चल सकते, कम से कम 50 गड्ढे आपको मिलेंगे। तो झूठ बोल के आप जनता को लगातार गुमराह कर रहे हो, उसका नुकसान पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं पूरे देश को हो रहा है। ठीक है, नावेद शिको साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब देना चाहिए कि निकाय चुनाव में बाई इलेक्शन क्यों नहीं कराया। जिस तरह की आपने देखा कि तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक बैठकों का दौर जो चल रहा है, कल भी हमने देखा कि एक के बाद एक लगातार बैठकें हुई,
किस तरह के मुद्दे रहने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां होने वाली हैं। और ये जो अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो इनमें अलग ही मुद्दे होते हैं, लोकल जो मुद्दे हैं वो खासकर ज़्यादा माने रखते हैं। और हमने देखा कि लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। आज मैं देख रहा था फिरोजाबाद से जो है वो तस्वीरें सामने आ रही थी कि लोग जो है वो आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित की गई है वहां पर मात्र 20 वोट भी वहां पर नहीं है। तो इस तरह की जो आरक्षण को लेकर तमाम जो प्रतिक्रिया हैं वो भी देखने को मिल रही है। इस पूरे निकाय चुनाव में तैयारियों को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे चुनाव? देखिए, बहुत दिलचस्प होगा ये चुनाव। और जिस तरह से हमें डिबेट में नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में काफी तीखी बहस हो रही थी। सचमुच ये चुनाव इन दोनों दलों के बीच एक बहुत जबरदस्त होने वाला है और इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव बहुत बेहतर तरीके से, बहुत परिपक्वता से और बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ और बहुत मेहनत से लड़ती है। लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी पूरे जोश में है। जिस तरीके से उसने खतौली और मैनपुरी जीती, ये अपने आप में कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने वाला एक माहौल बना हुआ है। भाजपा के सामने कांग्रेस भी है और कांग्रेस का अभी तक बहुत अच्छा कुछ माहौल तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में वो भी एक ऊर्जा पैदा करने वाली, जिस तरह से राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में भी एंट्री लेने वाले हैं, तो दिलचस्प होगा। लेकिन मुख्य बात जो आपने कही वो वाकई बात आगे तक जाएगी कि इस चुनाव में जो दलितों का मुद्दा उठा है तेजी से, इसकी शुरुआत, इसकी ओपनिंग दलित के अधिकारों की बात हो रही है उसकी वजह। और हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र भी बड़े जोश के साथ ये मुद्दा उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो उपचुनाव हुआ है इसमें जिस तरीके से बसपा का रुख है वो बड़ा खाली खाली सा लगता है। जमीन पर बसपा नजर नहीं आ रही है। मायावती जी के ट्वीट ही नजर आते हैं। उस वक्त जो अभी ये चुनाव अभी जो हुआ है इसमें लगता है, जो आंकड़े बताते हैं, जो समीकरण बताते हैं कि बसपा का वोट जो कहा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग रही है बीजेपी के साथ और बसपा अपना ट्रांसफर करती रही, इस चुनाव में लगा कि कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक बीजेपी से कहीं ना कहीं किनारे कशी कर रहा है। और दो चुनाव जो अभी हुए जिसमें समाजवादी पार्टी जीती है, दलितों का वोट उनको मिला है ये लगता है। और यही वजह है कि इस जोश के साथ समाजवादी पार्टी दलितों को अपने विश्वास में लेने के लिए उनके मुद्दे उठाएगी। जिस तरह खतौली में जितना बड़ी सफलता है, बहुत समाजवादी पार्टी गठबंधन की एक बड़ी सफलता और बीजेपी के लिए एक बड़ी चूक है, बड़ी हार है। बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर कही जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में उसने जब कदम रखा था तो पश्चिम से ही, वहां की घटनाओं से ही भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारे और जबरदस्त तरीके से यूपी का जनाधार हासिल किया। लेकिन इस वक्त इस सफलता में भाजपा के दलितों का साथ भाजपा के साथ रहा। वजह यह रही कि बसपा कहीं ना कहीं साइलेंट रही, कहीं ना कहीं उसने जमीनी संघर्ष नहीं किया और बसपा ने दलितों के मुद्दे कम उठाए, मुसलमानों के ज्यादा उठाए। उसके ऊपर तमाम आरोप भी लगे कि मुस्लिम वोट बांटने के लिए उसकी ये नीति है। लेकिन दलितों का वोट मिलना इस वक्त 2 सीटों पर लगता है, जो अभी तक जो जीत हुई है इतनी बड़ी मार्जिन से डिंपल जो जीती है, तो लगता है, अंदाजा लगाया जाता है कि दलितों को वोट मिला है। खतौली में भी चंद्रशेखर जिस तरह से आए, लगने लगा कि मायावती के अलावा एक विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर शायद आने वाले समय में तैयार हो। एक बड़ी बात यह है कि जो दलितों का सबसे बड़ा, दलित समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है वो आरक्षण है। और आरक्षण के बारे में कहा यह जाता है कि आरक्षण को खत्म करने के लिए ये आरोप लगते हैं, ये आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से दलितों के आरक्षण को रोकने के लिए निजीकरण का सफर तेज किया जा रहा है, जिससे दलितों का आरक्षण खुद ब खुद खत्म हो जाए। इस मुद्दे को मायावती ने उस शिद्दत से नहीं उठाया जिस मुद्दे से समाजवादी पार्टी और उनके साथ में उनसे दोस्ताना रिश्ता बनाने वाले चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रशेखर का बहुत बड़ा जनाधार नहीं लेकिन नौजवानों में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। और मुझे लगता है कि नौजवानों को इस वक्त जो है वो आरक्षण की बात सताने लगी है, उनको ये लगने लगा है कि उनके हाथ से आरक्षण जा रहा है निजीकरण की वजह से। तो इस जोश में मुझे लगता है समाजवादी पार्टी दलितों का वोट बैंक लेना चाहती है। लेकिन जरूरत इस बात की कि जाति से बाहर निकल के स्थानीय मुद्दों की भी बात की जाए। बिल्कुल। और खासकर देखिए ये जो आरक्षण लिस्ट जारी हुई है इसको लेकर भी नवे जी जो है लगातार तमाम तरह के जो आपत्तियां हैं वो भी सामने आ रही है। और खुद भारतीय जनता पार्टी के भी जो तमाम कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, ये मुद्दे नजर आ रहे हैं और नहीं, इसमें भारतीय दलितों का जनता मुद्दा पार्टी है, के जो इस बात में कोई शक नहीं जी है। आता हूँ आसिफ जी आपके अब मैं एक बात जरूर कह दूं कि देखिए, स्थानीय मुद्दे को नजरअंदाज नहीं करिए। रणनीति किसी की भी हो, चाहे भाजपा की कोई रणनीति हो, सपा की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन उन सारी चीजों को देखिए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के तौर तरीकों के ऊपर आप आरोप लगाइए, चलिए ठीक है, आपने आरोप लगाए, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी ने इतना अच्छा वोट कैसे निकाल लिया मैनपुरी से, अगर इतनी बेईमानी हो रही थी, डंडा लेके सब खड़े हुए थे। लेकिन अगर आपकी समाजवादी पार्टी का यह आरोप किसी हद तक सच भी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पावर का इस्तेमाल करती है, या सत्ता में कोई भी होता, चाहे कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, चाहे समाजवादी रही, कहीं ना कहीं अपने प्रशासन का, पुलिस का, आयोग का कहीं ना कहीं इशारा होता है, कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। इस तरह के आरोप भी लगते हैं और इस आरोप में सच्चाई भी, क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो कोई देवता नहीं होते, फरिश्ते नहीं होते, उनके अंदर भी भावना होती होगी, कहीं ना कहीं इशारे वो करते होंगे। लेकिन जिस तरह से अगर कोई कुव्यवस्था है, कहीं ना कहीं तानाशाही है और तंत्र का इस्तेमाल सरकार कर रही है, तो उससे लड़ना पड़ता है। समाजवादी पार्टी ने आरोप नहीं लगाए, लड़ी। समाजवादी पार्टी जिस तरह मैनपुरी में डटी रही, उनके सारे बड़े नेता गली गली घूमते रहे, जमीनी संघर्ष किया, तो अगर उनका वो आरोप सही है कि बेईमानी हो रही थी, प्रशासन सरकार के साथ में था, आयोग कहीं ना कहीं एक कठपुतली की तरह काम कर रहा था, तो आप लड़िए, आप व्यवस्था से लड़िए, आपकी जीत होगी। विपक्ष को इस बात का सबक होना चाहिए। नारायण जी देखिए, आप देखिए, मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता है वो ये आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन का इस्तेमाल किया और गया। जीते। लेकिन देखिए, मैनपुरी में जो है वो जीत हासिल की, बड़े खतौली वोट में जीत से, बड़े खतौली में जीत हासिल बड़ी की, मार्जिन से जीत। लेकिन ये अगर आरोप है तो फिर यहाँ पर दो जगह पर सीट कैसे इनको मिल गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। मनोज जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह का उपचुनाव में प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का देखने को मिला है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उत्साहित देखने को मिले, खासकर खुद अखिलेश यादव ने घर घर जाकर वोट मांगे, हमने वो भी तस्वीरें देखी हैं। क्या यही माहौल जो है वो निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर इस तरह से एक्टिव नहीं रहेंगे अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा कड़ी मेहनत, उनको कड़ा मुकाबला जो है वो करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, इमेज डैमेज बीजेपी की सबसे बड़ी अस्त्र शस्त्र समझ लीजिए या ब्रह्मास्त्र है, इमेज को डैमेज करते हैं। अखिलेश यादव जी गाजीपुर से चलते हैं रथ लेके, पूरी रात चलते हैं, पूरा टाइम दिन से चलना शुरू करते हैं, पूरी रात चलते हैं, लगभग 300-350 किलोमीटर वो लगातार रथ यात्रा करते हैं और सड़कों किनारे हजारों हजार की तादाद में लोग उनका 350 किलोमीटर पर खड़े होकर इंतजार करते हैं। मोदी जी 40 किलोमीटर चलते हैं, पूरा महिमा मंडप होता है, और हमारा नेता 350 किलोमीटर चलता है, तो वो उनकी इमेज को डैमेज किया जाता है कि ही इज अ लीडर ऑफ एसी रूम्स। दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन खैर हम किसी के सहारे नहीं हैं। हमारा नेता, हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारे कार्यकर्ता, हमारा हर वो व्यक्ति, हमारे पत्रकार महोदय ने मैनपुरी के बारे में बताया, मैं 15 दिन ग्राउंड जीरो पे रह के आया हूँ मैनपुरी में जी। हर जाति का वोट, ये एक समीकरण है, और अगर यादव मुस्लिम को मैनपुरी में छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि जितना टोटल वोट है वो काउंट करके समाजवादी पार्टी उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। लेकिन हमें वोट कितना मिलता है? 6.5 लाख के ऊपर। हमारी जीत का मार्जिन लगभग 3 लाख के करीब का, तो हमें सारी जाति का वोट वहां मिला, हर जाति का वोट मिला। बीजेपी में जितने उप मुख्यमंत्री वाले हैं नेता, जितने मंत्री वाले नेता हैं, जितने मुख्यमंत्री वाले नेता हैं, सारी जातियों का वोट क्यों मिला? क्योंकि हमने वहां पे काम किया, वो काम किया जो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी संसदीय क्षेत्र में किसी नेता ने किसी भी पोस्ट पे बैठ के उतना काम किसी एक छोटे से जनपद के लिए किया। वहां की जनता प्यार करती है नेताजी को, आदरणीय अखिलेश जी को, डिंपल जी को, और उस पूरे समाजवादी सिस्टम को, विचारधारा को, जो लोग वहां पे पूरी शिद्दत से पिछले 26 साल से लगे। लेकिन मुद्दा यह है कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में लखनऊ का मैं बीजेपी के प्रवक्ता को चैलेंज कर रहा हूं। आपका हमेशा से मेयर रहा है, पत्रकार महोदय को पता है, कांग्रेस को पता है, बहुत पहले कांग्रेस का था और बाद को लगातार बीजेपी का है। आज की डेट में मैं चैलेंज कर रहा हूं, 50,000 गड्ढे सड़क पे, 50,000 गड्ढे लखनऊ के मेयर के क्षेत्र में मनोज यादव दिखाएंगे बीजेपी। चले, आप कैमरा निकालिए, बीजेपी को लोके लीजिए, वीआईपी एरियाज में ये गड्ढे की गाड़ी घुस जाए तो गाड़ी का पूरा सिस्टम नीचे का ब्रेक हो जाएगा, अगर आप थोड़ी स्पीड में निकाल दिए गाड़ी।
इस तरह के गड्ढे हैं। किस नाम पे? ठीक है, आपका वोट समीकरण है, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में, गोरखपुर में आपका एक समीकरण है। आपका कैडर वोट नहीं आपके काम को देखता है, नहीं दुश्वारियों को देखता है। यह आपकी जीत हो सकती है, आपका चुनावी सिस्टम हो सकता है, लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल जुदा है, वो बिल्कुल जुदा है। और समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएगी। आप आरक्षित करिए, अनारक्षित करिए, महिला करिए, पुरुष करिए, कोई भी सीट करिए, समाजवादी पार्टी एक एक मुद्दे पे आपको जनता से सवाल पूछेगी। आप तो जवाब देने लायक नहीं हो, आपसे बेवजह सवाल पूछते हो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी की है और एक एक मुद्दे का बदला लिया जाएगा। जीएसटी पे देख लीजिए, हमारे व्यापारियों की 2 दिन से दुकानें बंद है, उनका काम नहीं चल रहा है। बीजेपी को व्यापारियों की सरकार कहा जाता है, लेकिन बीजेपी ने क्या अत्याचार फैला रखा है, व्यापारियों को डकैत और चोर बना दिया। और जो रियल में अगर देखा जाए तो डकैत और चोरी का काम अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, क्योंकि लखनऊ में मेयर क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा गड्ढे अभी भी खाली। राघवेंद्र जी, देखिए, लगातार कहा जाए कि एक डेडलाइन तय की गई थी कि देखिए गड्ढा मुक्त हो जाएगा, लेकिन हमने भी खुद रियलिटी चेक किया, तमाम जगहों पर ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। नहीं, सही कह रहे हैं साहब जी, जब आपको आरोप उठेगा, हम लोग तो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं, हम लोग लक्ष्य रख के काम करते हैं। अन्य राजनीतिक दल कितना काम करते हैं तो कोई जवाबदेही ही नहीं होती। जब हमने ये कहा मैं उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाऊंगा, तभी तो आप ये प्रश्न उठा रहे हो। लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद 5 साल बाद नजर आते हैं, उनका क्या? हम लोग तो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं। हम लोग अभी तक 1 साल होने को नहीं है, 3 बार रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर चुके हैं। हम लोगों ने 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, 6 महीने का, 9 महीने का लगातार रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत। रिपोर्ट कार्ड में आप फेल हैं, रिपोर्ट कार्ड में आप 0 हैं। अरे रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें, पास नहीं हुए रिपोर्ट कार्ड में, फेल हो गए, 0, डबल 0, हमें बता रहे 3 में डबल 0, 3 पब्लिक डबल 0 मिला, रामपुर में डबल 0 ले लिया, डबल 0, 0, मनोज जी सब 0, गड्ढे भी 0 तरह हो गए हैं आपके। चौकोर गड्ढे नहीं है, आयताकार नहीं है, गोल गोल गड्ढे हैं। अस्पताल में भी सब गोल व्यवस्था है, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, नहीं नहीं, मनोज जी बात सुन ली, बात सुनते हैं। पहले राघवेंद्र जी की आप तो मैं आपके पास आता हूँ। मनोज जी प्रस्तुत कर रहे हैं, जब रिपोर्ट कार्ड के मनोज जी मैं आपके पास आता हूँ, प्लीज। अंक कौन बताएगा? ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है मनोज जी, एक मिनट। राघवेंद्र जी देखिए, आसिफ जी ने सवाल उठाया कि आपने बाई इलेक्शन नहीं करवाए, उसको लेकर आपका क्या जवाब है? नहीं, वो देखिए चुनाव आयोग का काम होता है। ये बताइए, बीजेपी तो साधु है, ये तो साधु वाले लोग हैं, ये मुंह पे टेप लगा लेते हैं, चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछते हैं, मुंह पे फेविक्विक। मनोज जी जवाब दे दीजिए। मनोज जी ठीक है, मनोज जी सुन लेते हैं उनका जवाब भी सुन लेते हैं ना। मनोज जी उनका जवाब सुन लेते हैं। हमारी सरकार को त्रुटि कर रही है, घंटे के अंदर आप चुनाव आयोग का अपॉइंटमेंट कर देते हैं, इसीलिए करते हैं क्या कि चुनाव मत कराओ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा पेंडिंग है, इस बात का जवाब दिए 24 घंटे के अंदर अपॉइंटमेंट इसीलिए हो जाता है कि चुनाव मत कराओ। अब इनको चीजें आने लगी, इनकी परंपरा बना रखी है, जहां से चुनाव आयोग 24 घंटे में इसीलिए अपॉइंट होता है ना कि चुनाव मत कराओ। पुलिस के बल पे वोट डाला गया। अरे कुछ तो शर्म करिए। उत्तर प्रदेश में सबसे खराब स्थिति आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की है। अच्छा। 2 लोकसभा सीटें हैं, ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, नगर निगम चुनाव में कहीं है नहीं। भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को और जनता द्वारा गए चुने हुए प्रतिनिधियों को सरकार के माध्यम से दबाव डाल के उनको चुने हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ईडी, सीबीआई, क्षेत्रीय डीएम, एसएसपी, इंस्पेक्टर, सीओ। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करते हैं। इतना दबाव में आपने प्रशासन को रख दिया, प्रशासन वाले भूल गए कि उनको काम क्या करना है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तमाम जानकारी आतंकवादी
अरे 24 घंटे में आप 24 घंटे में अपॉइंट करते हो ना इलेक्शन आयोग। नहीं आसिफ जी उनका ये कहना है कि आखिर आप जो है कोर्ट क्यों नहीं जाते? उनका ये कहना है कोर्ट क्यों नहीं जाते? अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो फिर उसको लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जवाब नहीं जाते? देते ये। आज 7 साल हो गए, 7 साल में इन्होंने नोटबंदी का जवाब नहीं दाखिल किया है। नोटबंदी के अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इनसे पूछा कि ये बताओ कि भैया तुम्हारा एफिडेविट कहाँ है, तो इन्होंने कहा तैयार नहीं है। इनको दवाई दो। कोर्ट ने ये जवाब नहीं देते हैं, कोर्ट तो भाग रहे हैं। नोटबंदी का जवाब दिया नहीं, 24 घंटे में इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट हुआ उसका जवाब दिया नहीं। आज तक ये बताने के काबिल नहीं है कि नोटबंदी से क्या बेनिफिट हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जिम्मेदारी ये ले नहीं रहे हैं कि साहब जो इनने कोविड आसिफ जी देखिए तमाम जिम्मेदारी है। आसिफ जी बहुत सारे मुद्दे हैं देखिए आसिफ जी बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने नोटबंदी से लेकर तमाम मुद्दे सुनिए ना आसिफ जी एक मिनट ठीक है मैं आपके पास आता हूँ राघवेंद्र जी। कई सारे मुद्दे आपने गिनाए देखिए चाहे वो मनोज जी ने गिनाया कि सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। आपने कहा नोटबंदी, डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो प्रस्तुत करते हैं लेकिन रिपोर्ट कार्ड में मनोज जी कह रहे हैं कि गोले ही गोले हैं। उसके बावजूद भी लगातार उसके बाद भी ठीक है आसिफ जी उसके बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों जीत रही है ये भी तो सवाल है ना सर। जनता आखिर क्यों पसंद कर रही है आसिफ जी? हिमाचल में कहाँ जीती है अभी? अरे सर गुजरात में जीती ना सर। सरकार की हिमाचल एमसीडी में कहाँ जीती? और सुन लीजिए जी एमसीडी में कहाँ चुनाव जीतने का ये कभी मतलब नहीं है जी। अरे भैया सुन लो मेरे भाई। ठीक है राघवेंद्र जी मैं आपके पास आता हूँ। मनोज जी राघवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। मनोज जी को सुनते हैं जी। देखिए अरे आपकी पार्टी और आप बहुत विश्वसनीय लोग हैं, आपकी तरफ में कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर न सदन में बोलने देते हैं न डिबेट में बोलने देते हैं। आप बोलिए आसिफ जी। जवाब नहीं देना है राघवेंद्र जी मनोज जी प्लीज मनोज जी मैं आपको भी मौका दूंगा, राघवेंद्र जी आपको भी मौका दूंगा, आसिफ जी को बोलने दीजिए प्लीज जी। अगर ये चुनाव जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी जवाबदेही और बढ़ती है। बिल्कुल इनको चाहिए कि मीडिया के माध्यम से आके जो भी इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं ये उसका जवाब दें, जवाब से भागे नहीं जी। मैंने इनसे कहा था कि अगर आपके यहाँ बाई इलेक्शन नहीं हुआ, आपने कहा इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूं 24 घंटे के अंदर आप देश का इलेक्शन कमीशनर अपॉइंट कर रहे हैं तो क्या इसलिए अपॉइंट कर रहे हैं कि वो चुनाव न कराए? और जब भी किसी मसले को लेकर न्यायालय के अंदर गए हैं भारतीय जनता पार्टी और सरकार उसका जवाब नहीं देती। आसिफ जी क्या आपके स्पेशल बेंच आपके हिसाब से क्या वो नियुक्ति स्पेशल बेंच में इन्होंने जवाब नहीं दिया? आसिफ जी नियुक्ति असंवैधानिक थी क्या बताइए? 24 घंटे के अंदर जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश में कोई भी बाई इलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन कराने का चुनाव आयोग का है, अली बात कर रहे हैं आप। भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव इन्होंने लेट कराया, इन्होंने जानबूझ के चुनाव आयोग का नगर निगम में कोई बाई इलेक्शन नहीं हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं। हमें क्यों घेर रहे हो? नगर निगम में कोई बाई इलेक्शन नहीं हुआ और आज तक हाईकोर्ट में राघवेंद्र जी नगर निगम की बात कर रहे हैं। नगर निगम में कोई बाई इलेक्शन नहीं हुआ। नगर निगम में कोई बाई इलेक्शन नहीं हुआ है, आपको पता ही नहीं, आप गुमराह कर रहे हैं। बात नगर निगम की चल रही है, यही प्रॉब्लम है आपकी। बात नगर निगम की होगी, आप विधानसभा की करने लगेंगे। बात होगी जब मुद्दे की तो आप कश्मीर भाग जाओगे। आप पास जवाब नहीं है, आप पास जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपने निकाय चुनाव में एक भी बाई इलेक्शन नहीं कराया। 3 साल 4 साल सीटें खाली पड़ी रही, वहां की जनता का नुकसान हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है मनोज जी, और सबसे मनोज जी का वक्त है। प्लीज तो वहाँ काम कैसे प्लीज हुआ? आसिफ जी ठीक है आपको वक्त दिया। मनोज जी बोलिए। देखिए मैंने पिछली बार अरे बेवजह शब्द कहा था। नहीं लगा। अरे एक सेकंड रुक जाइए भाई, रुक ठीक है जाइए। आसिफ जी आपने अपनी बात पूरी की, मनोज जी को भी सुन लीजिए। जनहित के मामले में कितनी बार न्यायालय का बना चुका है? चलिए ठीक है राघवेंद्र जी आपने अपनी बात पूरी कर ली। बताइए, जवाब दे। हाँ ठीक है मैं जवाब लेता हूँ। मैं जवाब लेता हूँ। हम जवाब देंगे। मनोज जी बात पूरी करिए। मनोज जी देखिए बात पूरी करिए। मैंने अभी कहा था बेवजह सवाल पूछते, इनकरेक्ट सवाल पूछती है बीजेपी। ऑलवेज इनकरेक्ट सवाल। बहस हो रही है कांग्रेस से और वो नाम समाजवादी पार्टी का ले रहे हैं। आप बीजेपी अगर इतना भी अपडेट डिबेट में नहीं रह सकती है
तो फिर मैं कैसे क्या इनसे क्या सवाल पूछूं? मुझे तो हंसी आ रही है कि बीजेपी को ये भी नहीं पता कि उससे बहस कौन कर रहा है। कांग्रेस कर रही है कि सपा कर रही है कि पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं कि एंकर सवाल पूछ रहे हैं? क्या हुआ? कोई दर्द है क्या? अरे इनको ये भी नहीं पता है कि ये बोल क्या रहा है। समस्या है तो नगर दवा निगम पे हो रही है। जरूर लीजिए। सरकारी अस्पतालों में योगी जी ने मुफ्त दवाई दे रखी है। ये बताइए, आपने तो चुनाव आयोग ये नहीं पता है कि उत्तर अरे प्रदेश चुनाव आयोग, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग, आप उपचुनाव में क्यों नहीं जाते हो? चुनाव आयोग से ये कहने के लिए समाजवादी पार्टी जो लगातार कहती है इस बात को, आप क्यों नहीं जाते हो? आप चुनाव आयोग से सवाल क्यों नहीं पूछते हो? ठीक है, मैं देखिए अभी वक्त की एक कमी है, घटना बता रहा हूँ। वक्त की कमी, वक्त की कमी है, ये कैसे बोल रहे हैं बीच में? ठीक है, मैं एक बीजेपी आखिरी कमेंट, के आखिरी कमेंट, नगर निगम में मेयर के सामने बीजेपी के घोटालों की बात को उजागर करते हैं। ठीक है मनोज जी, मनोज जी किस अधिकारी आखिरी कमेंट में नावेद जी से लेना चाहूंगा। नावेद जी देखिए, नावेद जी आपने देखा गुजरात का चुनाव हुआ, इससे पहले जो चुनाव हुआ वहां पर 99 सीटें आई और उसके बाद किस तरह का जो तमाम कांटे थे उनके रास्ते में वो भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिए। जहां पर उनको लगता था कि 2022 में हमको मुश्किल पैदा करने वाले हैं, वो उन्होंने साफ कर दिए। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की तैयारी करती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन अच्छा किया, भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई। एमसीडी में भी अगर बात की जाए, सिर्फ जैसा कि कहा कि एमसीडी में जो नहीं सरकार बना पाई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं अगर वो मेहनत करती हैं तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम जो है वो सामने आएगा। ऐसा नहीं है, हताश होकर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन ये जो निकाय चुनाव है इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो है उस तरह की मेहनत करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अजीत जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, कई चुनाव ऐसे हुए, उसमें खासतौर से उपचुनाव में कांग्रेस जैसा इतना बड़ा दल जो है चुनाव में उतरा भी नहीं। ये बात सही है। अखिलेश यादव जी जीते ही, उन्होंने मेहनत की, हम सब चर्चा कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अखिलेश यादव उपचुनाव हारे हैं। मैं अपनी बात कर लूं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो उपचुनाव हारे जहां वो निकले ही नहीं, यानी उनको पश्चाताप हुआ, उन्होंने गलतियां की, वो उसी उपचुनाव में। एक बात मुझे एक आखिरी बात कर दो जी नवेद जी, आप अपनी बात करिए, वक्त की कमी है। उसके लिए प्रिपेयर है। देखिए आसिफ जी, अरे आसिफ जी, राघवेंद्र जी, होता है, कोई बोल रहा है, कहने का ये सिर्फ ये मतलब है जो बात आप केवल नावेद जी की आवाज ऑन रखिए, बाकी लोगों का ये आपने बात बिल्कुल सही ऑडियो डाउन कर उठाई है कि दीजिए। विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि उसने कड़ी मेहनत जमीन पे भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकतवर पार्टी के सामने नहीं जमीनी मेहनत की, और जी। इसकी मिसालें सामने हैं। अखिलेश यादव जी कई उपचुनाव में निकलते भी नहीं है, हार जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी जानते हैं कि जब हम मेहनत करेंगे, सड़क पे आएंगे, जमीन पे आएंगे, तो हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश होकर हम जीतेंगे। और निश्चित तौर पर उसका जी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, कम से कम हमें यह सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल बातें कम, स्थानीय मुद्दों की ज्यादा बात करें, क्योंकि जनता की आवाज उठाना इस वक्त बहुत जरूरी है। ये स्लॉट जनता का है, उसकी स्थानीय समस्याओं का है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, इस बात में कोई शक नहीं, सब लोग मानते हैं, मेहनत से चुनाव लड़ती है। एक बड़ा जनाधार है भाजपा का, योगी जी की लोकप्रियता भी है, उन्होंने अच्छा काम भी किया है, लेकिन बड़ी चुनौती इसलिए है, पहली चीज तो ये कि मैं फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी बड़े जोश में है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं फ्रेंडली उसकी अंडरस्टैंडिंग है, इसको मानना पड़ेगा भाजपा को भी, भले ही बहुत बड़ा जनाधार कांग्रेस का ना हो, एक अंडरस्टैंडिंग है। जिस तरह से अभी उपचुनाव हुए, उसने सीट छोड़ दी, एक अंडरस्टैंडिंग थी। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी चुनौती है कि 6ठा साल उसकी सरकार का है और मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं 3 मुद्दों की बात करूंगा। पहली जिस पे गड्ढे पे बात हो रही है, गड्ढा मुक्त होने के लिए सरकार का बड़ा वादा रहा। मुख्यमंत्री जी ने 3 बार ये बात कही, अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, ये बात सही है। दूसरी बात, जिस तरह से कोरोना के बाद एक दहशत है उत्तर प्रदेश की जनता में, बुखार और तमाम चीजों को लेकर, मच्छरों की अफरात इतनी ज्यादा हो गई है कि डेंगू और चिकनगुनिया के लिए अभी अभी पूरा पीड़ित रहा है, पूरा शहर पीड़ित रहा है, उत्तर प्रदेश पीड़ित रहा है। तीसरी अहम बात जिस पर किसी ने चर्चा नहीं की, मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूंगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है छुट्टा जानवर, आवारा पशु, जो गांव में और शहर में आतंक मचाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी, विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ इस पर काम। और देखिए निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे जो है वो ज्यादा मायने रखते हैं, और प्रत्याशी की जो खुद की इमेज है वो भी काफी मायने रखती है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। लेकिन देखिए आपने जिस तरह से कहा कि अखिलेश यादव ने इस पूरे उपचुनाव में जिस तरह से मेहनत की है,
कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और उसका परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और जो रिजल्ट सामने आया है उस उपचुनाव में, उसमें समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई है। इसी तरह का जो जोश है वो समाजवादी पार्टी या बाकी जो विपक्षी दल है इस निकाय चुनाव में भी लगाएंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारी करती है, जिस तरह की तैयारी कर रही है, उसको लेकर एक कड़ी जो मेहनत मुकाबला जो है वो कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल ये देखना होगा कि निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाती है, क्योंकि तैयारी पर ही ये पूरी जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं निर्भर होगा। ये भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी उम्मीद है कि जल्द ही इसकी तैयारी करती हुई नजर आएगी। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।